बल बल एवं गति के नियम। हम अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ गतिशील अवस्था में होती हैं, कुछ स्थिर अवस्था में। हमने गति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि इन बल एवं गति के नियम क्या क्या होते हैं। बल क्या होगा? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए हमें एक बाह्य कारक की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे गति अवस्था में लाने के लिए, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसे रोकने के लिए हमें एक बाह्य कारक की ज़रूरत होती है। वही कारक बल कहलाता है। यह एक क्रियाकलाप है। हमें दो लकड़ी के पट्टे को इस तरह से रखेंगे और एक बॉल यहाँ से अगर छोड़ते हैं तो बॉल इस ढलान क्षेत्र में तेज़ी से गिरेगा और फिर यहाँ पे उसकी गति धीमी होती जाएगी और धीरे धीरे जाकर रुक जाएगी। अब अगर हम इस लंबे पट्टे को हटाकर यहाँ पे रेत रख दें तो गेंद यहाँ से तो तेज़ी से आएगी, परंतु यहाँ आकर तुरंत ही रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे चिकनी प्लास्टिक की ट्रे रख दें तो उसकी गति और भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा दूर तक जाएगी। इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि अलग अलग सतह पर अलग अलग तरीके से गति में परिवर्तन होता है। इस गति परिवर्तन का मुख्य कारक घर्षण है। दो वस्तुओं के बीच घर्षण का मान हमेशा उसके गति से व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे घर्षण बढ़ेगा गति उतनी ही जल्दी कम होती जाएगी, और घर्षण अगर कम होता है तो गति उतनी ही देर से कम होगी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर घर्षण बल का मान 0 हो तो क्या वस्तु कभी नहीं रुकेगी? गैलीलियो का कहना था कि यदि बाह्य अवरोधक बल की अनुपस्थिति में क्षैतिज तल पर कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो वस्तु, या फिर कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु अगर स्थिर है तो जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो स्थिर रहेगी, और या फिर जब तक कोई वस्तु गति में है हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वह गति में ही रहेगी। इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कई उदाहरण हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे वाहन में एकाएक जब ब्रेक लगता है तो बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, या अचानक से जब कोई भी वाहन चलना शुरू करता है तो हम थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह घर्षण का, जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व तथा द्रव्यमान, आपने देखा होगा अगर हम 2 बॉटल लेते हैं, एक में पानी भरते हैं और एक खाली रखते हैं, आप जब उसे धक्का देंगे तो जो पानी से भरा बॉटल रहेगा उसकी तुलना में खाली बॉटल को धक्का देना ज़्यादा आसान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा, द्रव्यमान कम होने पे जड़त्व भी कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है। अर्थात द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब देखते हैं हम संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, इसे हम इक्वल फोर्स भी कह सकते हैं या बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं। इसमें एक किसी वस्तु में जब दोनों ओर से समान मात्रा में बल लगे और वह अपना स्थिति परिवर्तन न करे, अर्थात अगर इसमें P बल लग रहा है इस दिशा में और Q बल लग रहा है इस दिशा में, और दोनों ही के बल के कारण इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात P माइनस Q तुम्हारा 0 है, अर्थात दोनों में बराबर बल लग रहे हैं तो यह P =
Q होगा और इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यही होगा हमारा संतुलित बल। परंतु यदि यहाँ पे P का बल ज़्यादा है और Q का अपेक्षाकृत कम, तो P जो वस्तु है वो इस तरफ खिंच जाएगी, तो यहाँ पे असंतुलित बल होगा और किया गया बल तुम्हारा P माइनस Q होगा, क्योंकि P बड़ा है और Q छोटा। अब आते हैं गति का प्रथम नियम। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इसे ही गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसको हम कई तरह के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे तो हमने पहले पढ़ा जड़त्व के लिए वाहनों में अचानक से चलना या वाहनों का अचानक से रुकना। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण ऊपर उठने लगते हैं, पेड़ों के हिलने पर उनमें लगे फल नीचे गिर जाते हैं इत्यादि। रैखिक वेग, इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक बड़ी प्लेट लें, उसे गीली मिट्टी या रेत से भर दें। क्रिकेट की गेंद और प्लास्टिक की गेंद को एक समान ऊंचाई से प्लेट पर गिराएं। क्या होता है? क्या दोनों गेंदों का प्रभाव रेत पर समान होता है? यदि क्रिकेट की गेंद भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से प्लेट पर गिराया जाए तो क्या होगा? कब गेंद ज़्यादा अंदर तक धंसेगी? इस क्रियाकलाप से पता चलेगा कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद का प्रभाव अधिक होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अधिक ऊंचाई से फेंकी गई गेंद अधिक वेग से रेत पर गिरेगी और रेत में अधिक अंदर तक धंसेगी। मुख्यतः यह प्रभाव वस्तु के वेग व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे कोई भी राशि समान परिस्थितियों में बढ़ाई जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो इसे ही हम किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का संवेग हम P से दर्शाते हैं, उसके द्रव्यमान को m से और वेग v होता है। तो इसे परिभाषित करने के लिए P = mv होता है। P संवेग, m द्रव्यमान, v वेग। इसका SI मात्रक kg/m/s होता है। संवेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग की दिशा क्या होगी? संवेग की दिशा उसके वेग की दिशा की तरफ ही होगी। अब संवेग में परिवर्तन व बल, इसी पे आधारित है गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। माना संवेग P है और उस पर लगाया गया बल F है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जिस तरह हम देख सकते हैं F समानुपाती है जो भी संवेग में परिवर्तन हुआ है अपॉन समय में परिवर्तन हुआ है। इसका ये डेरिवेशन है, देख लीजिए। अगर एक t समय पे वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 है तो t2 समय के पश्चात वस्तु का संवेग p2 हो जाता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा del p/del t का, जहाँ del p = p2 - p1 ये संवेग में परिवर्तन है और del t = t2 - t1 ये समय में परिवर्तन होगा। तो F = del p/del t में समानुपाती का वो हटाकर चिन्ह हटाकर हम k कांस्टेंट ले आएंगे। अगर k = 1 ले तो F = del p/del t। F = del p/del t। अब del p की वैल्यू हम m × del v रख सकते हैं क्योंकि p = mv, यहाँ m तो समान रहेगा, v हमारा चेंज होगा। तो F = m del v/del t। अब del v/del t क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं? a से। इसकी जगह पे हम a लिख सकते हैं, F = ma। यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए इसे हम डेरिवेट भी कर सकते हैं। m का मात्रक किलोग्राम, a का मात्रक मीटर/सेकंड²। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर/सेकंड², और इसे ही हम 1 न्यूटन कहते हैं। इसे न्यूटन को n से दर्शाया जाता है।
अब ये कुछ सवाल हैं जिन्हें करना है। देखिए, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में उसके वेग को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो लगाएगा बल का परिमाण। आपको क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है और बल के लगने का समय दिया हुआ है। F निकालना है। हमारे पास सूत्र है F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें बस निर्धारित समय दिया हुआ है। तो डेल mv माइनस mv अपॉन T हो जाएगा। m हमको दिया हुआ है, v और u भी दिया हुआ है। आप वैल्यूज रखेंगे और उत्तर ले आएंगे। वैसे ही ये भी है, आप अपने से कोशिश करेंगे। अब गति का तृतीय नाम, इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, A है, उसको स्थिर शिरा दीवार पर कील से लटका देते हैं इस तरह, फिर उसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या होगा? स्प्रिंग बैलेंस B स्प्रिंग बैलेंस A पर बल लगाएगा, दूसरा स्प्रिंग बैलेंस A स्प्रिंग बैलेंस B पर समान बल विपरीत दिशा में लगाएगा। जब दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत बल लगाती है। इस प्रकार इन बलों के जोड़ों को क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होने पर भी नेट बल क्या होता है? शून्य होता है। तो कह सकते हैं यदि A वस्तु B वस्तु पर F1 बल लगाए और B वस्तु A वस्तु पर F2 बल लगाए तो गति के तृतीय नियम के अनुसार F1 इज इक्वल टू माइनस F2 होगा। यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि जो दिशा है इनकी वह विपरीत है। तो गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम एक ही वस्तु पर लागू होता है, जबकि तृतीय नियम दो परस्पर क्रिया कर रही अलग अलग वस्तुओं पर लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती हैं जो एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। अब संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुएं हैं M1 और M2, या आप ले सकते हैं A और B, दो गेंद आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा? एक बॉल या तो आपस में टकराकर ये वापस इधर आ जाएगी और ये वापस इधर आ जाएगी, या फिर ये इससे टकराकर आगे निकल जाएगी, ये इससे टकराकर इधर आगे निकल जाएगी। तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कैसे गति होता है। आपके पास दो गेंदें हैं, दोनों आपस में टकराती हैं, तो B A पर बल लगाएगा, A B पर बल लगाएगा। देखिए, टक्कर से पहले ऐसा है, जब टक्कर होता है तब ये B A पर बल लगाएगा, A B पर बल लगाएगा। अब टक्कर के पश्चात अगर A का बल ज़्यादा है तो वह B को इस तरफ ढकेल देगा, अगर B का बल ज़्यादा होगा तो वह A को इस तरफ ढकेल देगा। गेंदों द्वारा परस्पर लगाया गया बल गति के तृतीय नियम के अनुसार समान एवं विपरीत दिशा में होगा। FAB इज इक्वल टू FBA। तो हम अगर F की जगह पे संवेग परिवर्तन का नियम लगाएं तब FAB इक्वल टू MAVB माइनस UB अपॉन T और FBA इज इक्वल टू MAVA माइनस UA अपॉन T। तो तृतीय नियम से क्या होगा? दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में, तो इसे हम इक्वेट कर लेंगे और हमारे इक्वेट करने पर ये सूत्र आएगा। तो टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले का संवेग हमेशा बराबर होता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप है। एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक बड़े आकार का गुब्बारा लो, इसे पूरी तरह हवा से भरकर इसे धागे से बांध लो। गुब्बारे की सतह पर टेप की मदद से एक स्ट्रॉ लगाएं और स्ट्रॉ के बीच से एक लंबा धागा उसमें बांध दें। फिर गुब्बारे को धागे को खोल दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुब्बारे की हवा निकलते जाएगी गुब्बारा इस ओर बढ़ता जाएगा।
इससे हमें पता चलता है कि हवा बाहर निकल रही है, तो इस क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लग रही है, जिसके कारण गुब्बारा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल देखते हैं। 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तुएं 10 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही हैं। इनकी दिशा एक दूसरे की ओर है। कुछ समय पश्चात वे टकराकर आपस में चिपक जाती हैं। इस जुड़ी हुई वस्तु का वेग कितना होगा? देखो, हमारे पास पहला वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, पहले वस्तु का वेग, दूसरे वस्तु का वेग है। हमें दोनों के जुड़ने के पश्चात वेग निकालना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? m1 + m2 होल v इज इक्वल टू m1 u1 + m2 u2। तो अब इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 60v इज इक्वल टू 600। तो इसी से जब आप v सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या दिखाता है कि जो दिशा है वो विपरीत है। सेम उसी प्रकार का एक और ये न्यूमेरिकल है, जिसे आप लोग देखेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है। गति का प्रथम नियम क्या है कि वस्तु अगर कोई स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर में ही रहेगी, गतिज अवस्था में है तो गतिज में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ये अपनी अवस्था में बने रहना क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इसका मात्रक kg/s² होता है। संवेग में परिवर्तन करने में लगा समय यदि कम होगा तो बल ज़्यादा होगा। ऐसे में गतिमान वस्तु को रोकने में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। गति का द्वितीय नियम किस पे आधारित था? संवेग परिवर्तन पे। बल का SI मात्रक न्यूटन kg/s² था। गति का तृतीय नियम क्या था कि हर क्रिया के विपरीत वह बराबर प्रतिक्रिया होगी। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लग रहा हो तो वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप अपने कॉपी में लिखेंगे।